to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। व्यंग्यकार शरद जोशी का एक बड़ा सुंदर व्यंग्य है। वो कहते हैं, समाजवाद एक उपयोगी चिमटा। इस शीर्षक से उन्होंने लिखा है। इस व्यंग्य में वो लिखते हैं, मुख्यमंत्री तीन तरह के होते हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री, रोपे हुए मुख्यमंत्री और तीसरे वो जो इन दोनों की लड़ाई में बन जाते हैं। चुने हुए मुख्यमंत्रियों की भी तीन जात होती है। एक तो काबिलियत से चुने जाते हैं, दूसरे वो जो जाति गुट रुपयों आदि के दम से जीतते हैं और तीसरे वो जो कोई विकल्प न होने की स्थिति में चुन लिए जाते हैं। समाजवादी राजनीति से ही निकले नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब शरद जोशी की परिभाषा में आप उनको जिस भी कैटेगरी में रखना चाहें आप रख सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता। बीजेपी के साथ दोबारा नहीं जाने पर मर जाने तक की बात करने वाले नीतीश क्यों बीजेपी के साथ फिर गए हैं? हमेशा के लिए दरवाजे बंद करने की बात करने वाली बीजेपी फिर नीतीश के साथ क्यों गई? इसके पीछे पार्टी की क्या रणनीति है? लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ने वाला है? और नीतीश के पलटी मारने का इंडिया गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा? इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। सबसे पहले दिन की सुर्खियों पर गौर करते हैं। सुबह के करीब 11 बजे थे। पटना के ईडी ऑफिस के बाहर आरजेडी समर्थकों का हुजूम जमा था। नारेबाजी कर रहा था क्योंकि ईडी के इस दफ्तर में लालू प्रसाद यादव से पूछताछ होनी थी। लालू यादव कार से उतरे और सीधे ऑफिस के अंदर दाखिल हो गए। बाहर उनकी बेटी मीसा भारती लालू की खराब सेहत का हवाला देते हुए ईडी पर बरस रही थी। आप सुनिए। आप सबके सामने है, देश के सामने है, सब देख रहे हैं लोग। जो डॉक्यूमेंट और जो था, कोई किस स्थिति में आपको भी पता है, उनको पकड़ के उठाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। लालू यादव से आज ईडी ने कई घंटे पूछताछ की। किस मामले में? लैंड फॉर जॉब स्कैम, यानी नौकरी के बदले कथित जमीन देने का घोटाला। ये मामला क्या है, संक्षेप में हम आपको बता भी देते हैं। साल 2004 से 2009 के बीच लालू देश के रेल मंत्री रहे, यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज। आरोप है कि इस अवधि के दौरान लालू प्रसाद यादव ने रेलवे के विभिन्न जोन में ग्रुप डी के पदों पर नौकरी के बदले कैंडिडेट्स से जमीन ली। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर यह कथित जमीन ली और आर्थिक लाभ भी प्राप्त किया। ये इल्जाम है एजेंसियों के। सीबीआई के अनुसार इस तरह से लालू प्रसाद यादव के परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन महज 26 लाख रुपए में ही हासिल कर ली, जबकि उस समय के सर्कल रेट के अनुसार जमीन की कीमत करीब 4 करोड़ 39 लाख रुपए बैठती थी। आरोप ये भी है कि उस दौरान रेलवे में भर्ती के लिए विज्ञापन या कोई सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था। फिर भी जो पटना के निवासी थे उन्हें मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में विभिन्न जोनल रेलवे में सब्स्टिट्यूट के रूप में नियुक्त कर लिया गया। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 19 जनवरी को ईडी की ओर से भेजे गए समन में लालू प्रसाद यादव से 29 और तेजस्वी यादव से 30 जनवरी को पूछताछ होना तय थी। आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि ईडी ने इस मामले में लालू यादव के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और बेटियां हिमा और मीसा भारती को भी आरोपी बनाया है। 9 फरवरी को राबड़ी देवी, हिमा यादव और मीसा भारती की दिल्ली की एक अदालत में पेशी भी होनी है। अब आपको लालू यादव के परिवार के खिलाफ हो रहे जांच एजेंसियों के एक्शन पर आई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुनवा देते हैं। उनकी पार्टी ने सीबीआई जांच कराकर उनको जेल में डाला। उनकी पार्टी ने, किसी दूसरे पार्टी ने नहीं किया है। एकदम गलतफहमी निकलवा दीजिए लोगों को कि लालू जी जब रेल मंत्री हुए तो गरीबों को जो नौकरी मिलना था उसके बदले जमीन लेने का काम किया, जमीन घोटाला किया। दूसरा, जब वो मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए। तो देश की जनता जानती है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। नौकरी के बदले जमीन ली, क्या जवाब इसका देना है ना? इसका जवाब नहीं देंगे। अपने समाज के लोगों से भी जमीन ली तो जवाब इसका देना पड़ेगा। अगली सुर्खी में बात करेंगे ईडी के एक और एक्शन की। कार्रवाई की जद में है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। 5/1 शांति निकेतन, दिल्ली। ये पता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले आवास का है। 29 जनवरी की सुबह प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम हेमंत सोरेन के इस आवास पर पहुंची।
ईडी हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले के मामले में पूछताछ करना चाहती थी। ये मामला क्या है हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि जब ईडी हेमंत सोरेन के घर पहुंची तब मिले या नहीं मिले वो। आज तक के संवाददाता मुनीश पांडे की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी जब उनके घर पहुंची हेमंत सोरेन के, तब वो वहां मौजूद नहीं थे। कहा जा रहा है कि सोरेन आधी रात तक यहीं थे, उसके बाद वो किस जगह गए लोकेशन पता नहीं चल पाई। इस बीच हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के कयास भी लगाए जाने लगे, जिसे देखते हुए रांची में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। ईडी की तरफ से मुख्यमंत्री सोरेन को 10वां समन भेजा गया था। समन में उनसे पूछताछ के लिए 29 से 31 जनवरी के बीच समय मांगा गया था और ये भी कहा गया था कि अगर वो पेश नहीं होंगे तो ईडी खुद उनसे पूछताछ के लिए अपनी टीम भेजेगी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 28 जनवरी को समन मिलने के बाद सोरेन अचानक दिल्ली पहुंचे थे। उनकी इस राजधानी विजिट पर कयास लगाए गए थे कि ईडी की कार्रवाई के सिलसिले में वो कानूनी मशवरा ले सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से इसकी कोई पुष्टि की नहीं गई। अब बताते हैं कि ये मामला क्या है, इसके चलते हेमंत सोरेन ईडी के रडार पर आए कैसे। ईडी 2 मामलों की जांच कर रही है। एक आर्मी की जमीन से जुड़ा मामला है, दूसरा मामला जुड़ा है साहिबगंज अवैध माइनिंग केस से। इस केस में पंकज मिश्रा मुख्य अभियुक्त हैं, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। सीएम सोरेन साहिबगंज की बरहेट सीट से विधायक हैं और बरहेट में पंकज मिश्रा ही सोरेन के प्रतिनिधि हैं। यहीं से इस केस के तार हेमंत सोरेन से जुड़ते चले गए। अब इस मामले में लेटेस्ट अपडेट ये है कि हेमंत सोरेन 31 जनवरी को दोपहर 1 बजे सीएम हाउस में ईडी की पूछताछ का सामना करने के लिए तैयार हो गए हैं। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि हेमंत सोरेन ईडी को ईमेल पर पूछताछ के लिए उन्होंने समय दे दिया है। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। अदालत ने कोर्ट की कार्रवाई से जुड़ा एक बड़ा आदेश दिया है, जिसके मुताबिक याचिकाकर्ताओं की जाति या धर्म को मेंशन करने की प्रैक्टिस बंद होगी। आदेश कोर्ट की रजिस्ट्री, सभी हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए जारी किया गया है। जाति या धर्म की मेंशनिंग से जुड़ा यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने जारी किया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार पीठ ने इस प्रैक्टिस को तुरंत बंद करने का हुक्म देते हुए कहा, हमें इस कोर्ट या निचली अदालतों के समक्ष किसी भी याचिकाकर्ती की जाति या धर्म का उल्लेख करने का कोई कारण नहीं दिखता। इस तरह की प्रैक्टिस को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। इस क्रम में सभी हाईकोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को हुक्म जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को यह आदेश राजस्थान के एक फैमिली कोर्ट के समक्ष लंबित वैवाहिक विवाद की ट्रांसफर पिटीशन को अनुमति देते हुए पारित किया। कोर्ट ने याचिका को पंजाब के फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। सुनवाई करते हुए बेंच इस बात से हैरान थी कि मामले में दोनों पक्षों यानी पति और पत्नी ने अपनी जाति का उल्लेख किया था। अब आज की बड़ी खबर पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले आप नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह के इन बयानों को सुन लीजिए। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब बिहार की मौजूदा तस्वीर इन बयानों के उलट है। हम साथ साथ हैं टाइप की बातें हो रही हैं। 28 जनवरी को बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद नीतीश ने कहा कि जहां थे वहीं वापस आ गए हैं, अब कहीं नहीं जा रहे हैं। राजनीति में कई नेताओं के लिए मौसम वैज्ञानिक शब्द का इस्तेमाल होता आया है। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे रामविलास पासवान, उन्हें कहा गया। अक्सर उनके साथ टर्मिनोलॉजी एसोसिएट की जाती थी, यानी मौका देखकर जो सियासी पाला बदल ले, समझ ले कि हवा कहाँ बह रही है। अब नीतीश के लिए अगर इस टर्म का इस्तेमाल हो तो क्या गलत होगा। पिछले 10 सालों में ही बिहार के मुख्यमंत्री ने 4 बार अल्टी पल्टी मार ली है, लेकिन मुख्यमंत्री वो हर बार बने रहे। इस पलटबाजी के बावजूद हमेशा केंद्र में रहे नीतीश कुमार, यानी हमेशा मुख्यमंत्री पद उनके ही पास रहा, बस उनके एलाइज चेंज होते गए। साल 1994 में नीतीश ने लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़कर अपनी समता पार्टी बनाई। 2 साल बाद ही 1996 में एनडीए में पहली बार वो शामिल हुए। उन्हें लगा कि यहाँ से उनका पॉलिटिकल ग्राफ आगे बढ़ जाएगा और ऐसा हुआ भी। नीतीश एनडीए में रहते हुए ही लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बीजेपी के सुशील मोदी उनके डिप्टी रहे।
लालू प्रसाद यादव की 15 साल की सरकार के खिलाफ मुखर रहे, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को निशाना बनाते रहे। एक ईमानदार और धर्मनिरपेक्ष नेता के तौर पर नीतीश ने अपनी छवि गढ़ने की कोशिश की, लेकिन साल 2013 में एनडीए से गठबंधन तोड़ने के बाद उनकी पहचान बदलती गई। बीते सालों में अवसरवाद का टैग उनसे जुड़ता रहा। जब जब उन्होंने पार्टीज चेंज की, एलाइज चेंज किए। अब जब 17 महीने बाद नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो गए, दूसरे दलों के नेता उन्हें अवसरवादी बुला रहे हैं। जो अपना राजनीतिक रंग हर समय बदलते रहते हैं वक्त के अनुसार, इनसे और बड़ा अवसरवादी नेता मैंने नहीं देखा है मेरे लंबे राजनीतिक जीवन में। मेरे अच्छे रिश्ते हैं, मैंने उनके साथ बड़े नजदीकी से काम किया जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री था और वो मुख्यमंत्री थे। और हमारे कांग्रेस पार्टी के घटक दल नहीं थे, वो कोई गठबंधन के, उसी के बाद महागठबंधन बना और उसको विश्वासघात तभी भी हुआ था। ये चौथी बार वो अपना रंग बदल रहे हैं। देखिए, हम अलग नहीं हुए, वो गए। हम लोग जिसने मिलकर के सरकार बनाया, जो गठबंधन बनाया, उसकी हत्या मैं नहीं कर सकता और हत्या नीतीश कुमार जी ने किया है। हम तो देखिए पूरी तरीके से हम यही कहना चाहते हैं कि खेला अभी शुरू हुआ है, अभी बाकी है, अभी तो सारी चीजें हैं ना। तो हम क्या नीति बना रहे हैं, हम अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते। जब 17 महीने पहले नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ा, तब बीजेपी यही बात कर रही थी। नीतीश कुमार के एनडीए में दोबारा जाने को लेकर कई बातें चल रही हैं। एक यही कि नीतीश इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किए जाने की आकांक्षा रखते थे। इच्छा थी कि मुझे कैंडिडेट बना दें या संयोजक बना दें। मीडिया के सामने नीतीश भले इससे इनकार करते रहे, लेकिन जानकार कहते हैं कि नीतीश ने साल 2022 में इसी रणनीति के तहत गठबंधन के साथ आने का काम किया था, महागठबंधन के। लेकिन पिछले इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव पेश कर दिया। इनफॉर्मल प्रस्ताव ही था। इसी के बाद नीतीश बिदक गए। इसके अलावा उनकी पार्टी के भीतर भी सब कुछ सही नहीं चल रहा था। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दबाव उनके ऊपर आ रहा था। आरजेडी क्योंकि बड़ी पार्टी थी। पिछले हफ्ते दी ललन टॉप शो में हमने उन घटनाओं पर विस्तार से बात की थी जिसके कारण नीतीश इस नतीजे पर पहुंचे बताए जाते हैं। बाकी असली कारण तो उनको खुद पता होगा। 17 महीने के इस गठबंधन के टूटने की वजह और क्या रही, हमने इंडिया टुडे मैगजीन के पत्रकार पुष्यमित्र से समझने का प्रयास किया। इस बार सबसे अच्छी बात ये हुई, जो बहुत जाहिर है, कि राजद और तेजस्वी यादव की तरफ से कभी कोई दबाव नहीं बनाया। ये सच्ची बात है। बहुत ही साइलेंटली तेजस्वी यादव ने सारी चीजों को बर्दाश्त किया। नीतीश बार बार ये कहते रहे कि 2000 से पहले क्या होता था, आपको याद नहीं है। नीतीश ने यह भी कहा मोतिहारी में बीजेपी नेताओं का कि हमारा आपका संबंध कभी खत्म नहीं होगा। कई सभाओं में तेजस्वी को बुलाया नहीं जाता था, पोस्टरों में तेजस्वी के फोटो नहीं लगते थे, लेकिन तेजस्वी ने कभी विरोध नहीं किया। हो सकता है स्ट्रेटेजिकली ऐसा नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि गंभीर नेता के रूप में छवि बने। उनके जानने वाले लोग बताते हैं कि तेजस्वी हड़बड़ी में नहीं है। तेजस्वी को मालूम है कि उनके पास उम्र है, तो बहुत पेशेंसली सारी चीजें कर रहे हैं। तो तेजस्वी के बारे में नहीं कहा जा सकता है कि उनकी वजह से या उनकी तरफ से कोई दबाव था। आखिर आप देखें कि आखिर तक जब नीतीश कुमार नाराज हुए तो राजद ने अपने 3 मंत्रियों को बदल दिया। उससे पहले उन्होंने एक मंत्री को हटा दिया। राजद के मंत्री, शिक्षा मंत्री कहने को मंत्री थे, सारा काम के पाठक कर रहे थे, तब भी वो बने हुए थे। उन्होंने कोई बहुत विद्रोह नहीं किया। तो ये सारी चीजें चलती रही राजद की तरफ से। बहुत मैन्युटली कभी कभी कुछ किसी नेता ने, फ्रिंज एलिमेंट ने कह दिया तो कह दिया, लेकिन राजद की तरफ से नहीं। ये है उनकी जो दिक्कत है, वो कांग्रेस से है, राजद से बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप देखिए कि नीतीश कुमार 2020 में जब आते हैं इस गठबंधन में, तो पहले दिन से उनका लक्ष्य रहता है कि विपक्षी दलों को एकजुट करना और उसके भाजपा को चुनौती देना, मोदी को चुनौती देना। तो वो सितंबर से ही निकल जाते हैं। अगस्त में सरकार बनती है, सितंबर से ही निकल जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, वो लगातार करते हैं। कह सकते हैं कि उनका लक्ष्य ये हो कि वो संयोजक बनना चाहते हैं, पीएम उम्मीदवार बनना चाहते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो बहुत गंभीरता से ये काम करना चाहते हो। लेकिन इस पूरी अवधि में कांग्रेस ने बहुत ही सुस्त रवैया अपनाया। राहुल गांधी यात्रा करते रहे, 4 राज्यों के चुनाव में फंसी रही। तो ये जो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी सीटों की शेयरिंग हो जाए, हर एक सीट पर एक पार्टी लड़े, ये जो फार्मूला इनका था, इसको बिल्कुल तरजीह नहीं दी गई।
और आखिर आखिर में बहुत अपमानित तरीके से उनको संयोजक भी बनाने की जो पेशकश की गई वो बहुत अपमानित तरीके से की गई। तो जब ये हुआ और इन्होंने इनकार कर दिया संयोजक बनने से, उस वक्त के बाद से इन्होंने तय कर लिया, ऐसा लगता है ऐसा कि अब इनके साथ नहीं रहेंगे, इनके साथ रहने का कोई फायदा नहीं। पिछली सरकारों में बड़ी पार्टी होते हुए भी दूसरी पार्टियां नीतीश को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करती रहीं। जैसे अभी बीजेपी के पास 78 विधायक हैं और नीतीश कुमार के पास 45। महागठबंधन सरकार में भी ऐसी ही स्थिति थी। आरजेडी 79 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी। बीते चुनाव में जेडीयू की सीटें जरूर घटी लेकिन स्वीकार्यता नहीं घटी। आखिर क्यों लोग बार बार नीतीश कुमार को अपने नेता की तरह देखते हैं, समझिए पुष्यमित्र क्या मानते हैं इस बात पर। देखिए, नीतीश कुमार ने जब फिर से नया शपथ ग्रहण लिया तब से बहुत सारे मीम बने और उसमें एक दिलचस्प मीम बना कि बिहार में सरकार नहीं बदलती है, विपक्ष बदल जाता है। तो ये मीम है। तो बिहार में सरकार नहीं बदलती है, जदयू लगातार सरकार में है। एक बार जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री में है, लेकिन इसके पीछे उनके वोट बैंक की ताकत नहीं है। इसके पीछे जो ताकत है वो ये कि एक तो उनकी छवि ऐसी है जो वैसी छवि किसी और दूसरे पार्टी में नहीं है, किसी और नेता के पास नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि उनकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है कि बार बार चाह के ना चाहते हुए भी उनको बनाना पड़ता है। जैसे कि 2020 के चुनाव में जब नीतीश कुमार की सीटें काफी घट गई तो ये हो सकता था कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाती और इनसे समर्थन लेती, लेकिन उस वक्त भी बीजेपी को यह समझ में आ रहा था कि अगर ये राजद के पाले में चले जाते हैं तो वहां सरकार बना सकते हैं और हमको विपक्ष में बैठना पड़ सकता है। तो इसलिए उनको मुख्यमंत्री का पद ऑफर किया गया और उसके बाद फिर जब ये राजद के साथ आए तब भी राजद को यह समझ में आता था कि अगर इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो ये बीजेपी के साथ ही रहेंगे, तो फिर हमको कोई फायदा नहीं होगा, तो ये इधर आ गए। अभी भी वही स्थिति है कि अब इधर जब आ रहे हैं तो बीजेपी को लग रहा है कि अगर वो इधर ना आए तो भी बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, उनके बिना बनेगी नहीं। तो जो उनकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, इस वजह से वो लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। एक तो छवि और दूसरा उनके स्ट्रेटेजिक पोजीशन, जो इस तरह के उनकी संख्या है कि वो जिधर जाएंगे उधर सरकार बनेगी। अब यहाँ एक सवाल ये भी है कि नीतीश को कभी साथ नहीं लाने की बात करने वाली बीजेपी इसके लिए तैयार कैसे हुई, क्योंकि पलटी अकेले नीतीश ने तो नहीं मारी है। कई अखबारों ने बीजेपी के इस फैसले का विश्लेषण किया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी इसलिए तैयार हुई क्योंकि वो लोकसभा चुनाव पर फोकस कर रही है। नीतीश इंडिया महागठबंधन के अगुवा कहे जा रहे थे। जिन राज्यों में कांग्रेस की राजनीतिक दलों के साथ दिक्कत थी वहां भी उन्होंने बातचीत की शुरुआत की। मसलन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी और उत्तर प्रदेश में सपा को गठबंधन में ले आए। अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू पहले की तरह साथ लड़ेंगे, लेकिन इस बार 17-17 सीटों पर नहीं। टेलीग्राफ अखबार की रिपोर्ट कहती है कि इस बार बीजेपी खुद 20 सीटों पर लड़ेगी, जदयू को 14 या 15 सीटें दे सकती है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी बिहार में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहेगी, ऑब्वियसली करना चाहिए। एक थ्योरी ये भी चल रही है कि बीजेपी इसलिए सामने आई क्योंकि वो नीतीश की पार्टी को देख रही है। जेडीयू में नीतीश के बाद अब तक कोई घोषित नंबर 2 है नहीं, जिससे पार्टी की कमान आने वाले समय में मिल सकती है। नीतीश के बाद कौन का जवाब जेडीयू में अभी है नहीं, वो सवाल सेटल नहीं हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि 2025 में नीतीश को केंद्र में भेजा जा सकता है और बीजेपी फिर अपना मुख्यमंत्री बना लेगी। इन सभी बातों में कितना दम है, हमने पुष्यमित्र से समझने का प्रयास किया। देखिए, दावों में कितना दम है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये सब लोग मान के चल रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद नीतीश कुमार की पार्टी चलेगी या नहीं चलेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उनकी पार्टी में अभी तक उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि नीतीश कुमार भी बुजुर्ग हो रहे हैं, उनका स्वास्थ्य इन दिनों बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी ऐसी है कि वो लगातार भूलते जाते हैं या व्यवहार में कुछ दिक्कतें होती हैं। तो दोनों पार्टियों के पास हमेशा से एक ऑफर रहता था, बीजेपी हो या राजद, जो जिसके साथ रहेंगे धीरे धीरे ये पार्टी उनके साथ मर्ज कर जाएगी। 2020 के चुनाव के वक्त भी ये कहा गया था कि नीतीश को अगर उपराष्ट्रपति का पद या राष्ट्रपति का पद दे दिया जाता है तो बीजेपी के साथ मर्ज हो जाएंगे। और उसके बाद जब इंडिया गठबंधन में आया तब भी ये चर्चाएं बार बार चली कि पार्टी मर्ज हो जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद नीतीश कुमार की पार्टी का क्या हुआ ये कहना मुश्किल है। तो इसलिए ये बात अभी भी कही जा रही है कि शायद इस चुनाव के 2024 के चुनाव के बाद ये पार्टी खत्म हो जाए, मर्ज हो जाए या टूट जाए, ऐसा लगता है। लेकिन क्या होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि खुद नीतीश कुमार भी कई बातें कहते हैं। नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं अब आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा। नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि तेजस्वी है अब मेरे बाद वही सब देखेंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं, इसलिए ये कहना मुश्किल है।
कहा जा रहा है कि अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी जदयू से ज्यादा सीटें जीतेगी तो वो सीएम पद पर अपना दावा करेगी। इसके अलावा अब बीजेपी दूसरे नंबर पर रहना नहीं चाहती है। आखिर ऐसी क्या वजह रही जो दरवाजा बंद करने का ऐलान कर चुकी बीजेपी फिर से नीतीश को अपना साथी बना लेती है? क्या ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है? 25 से पहले कुछ और चेंज हो सकता है या कुछ और ही रणनीति है? सुनिए वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ श्रीवास्तव को। अब 2024 में जो नीतीश कुमार और बीजेपी का फिर से अलायंस हुआ है, ये अलायंस क्लियरली लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख के किया गया है। बिहार लोकसभा चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है फॉर द शेयर रीजन कि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, राइट। पूरे देश में ये नंबर 4 पर है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स। अब इन 40 सीटों में 2014 में बीजेपी लेड एनडीए को 31 सीटें मिली थी और 2019 में उनको 39 सीटें मिली थी। इनफैक्ट आउट ऑफ 40 39 सीटें मिली थी। और ये दोनों इलेक्शंस में बिहार की जो सीटें थी वो बीजेपी लेड गठबंधन को बहुत स्ट्रांग मेजॉरिटी देने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। अब जब 2024 का इलेक्शन आ रहा था और नीतीश कुमार अपने वर्स्ट केस सिनेरियो के 16% वोट्स के साथ अलग हो चुके थे 2022 में, तो बीजेपी को भी लग रहा था कि उनकी जो एक टैली है बिहार में 39-35 के आसपास अगर वो नहीं ले पाएंगे तो उनको एक डिसएडवांटेज होगा। इसके कारण उन्होंने कई बार ये कहने के बावजूद कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, उन्होंने अपने दरवाजे को एक बार दोबारा खोल दिया। जैसा सुशील मोदी कहते हैं कि राजनीति में कई बार परमानेंट दरवाजा बंद नहीं होता, तो उन्होंने उसके लिए खोल दिया। तो क्लियरली ये है कि बीजेपी के लिए नीतीश कुमार वो एडिशनल 16-17% जो ईबीसी वोट बैंक का चंक लेके चलते हैं, या जो कुर्मी कुशवाहा सपोर्ट बेस है उनका, या जो महादलित के कमिटेड वोटर्स है, वो सारे वोटर्स बीजेपी को मिल जाएंगे। अब अगर आप नीतीश कुमार की तरफ से सोचिए तो नीतीश कुमार बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है उन्होंने इस समय, जो वो बीजेपी के साथ जाने का डिसीजन लिया। क्योंकि एक समय जब वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं तो उनको एकदम क्लैरिटी है कि बिहार का जो सिंगल लार्जेस्ट कास्ट ग्रुप है यादव्स, वो उनको शायद वोट ना दे। दूसरा जो मुस्लिम कम्युनिटी है बीजेपी के साथ जाने के कारण शायद वो वोट ना दे। तो ऐसी स्थिति में जब नीतीश कुमार लगभग 25% वोट फोरगो कर रहे हैं, उनको मालूम होगा कि ये वोटर्स उनको शायद वोट ना दे, फिर भी वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। उसका साफ मतलब ये है कि जो बिहार का जो कास्ट अलायंस है, जो सोशल कॉन्फ़िगरेशन है, वो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में खड़ा हुआ दिखता है। पिछले साल अक्टूबर में नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी की थी। बीजेपी लगातार इसका विरोध करती रही। विपक्ष ने इसे बीजेपी के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास किया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि अब नीतीश के आने से बीजेपी को अति पिछड़े, दलित और महादलित समुदाय का समर्थन भी मिल जाएगा। रिपोर्ट की माने तो इस राजनीतिक बदलाव से आरजेडी के परंपरागत वोट बैंक पर असर नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी ने 2 नेताओं को डिप्टी सीएम भी बनाया है, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। इसे भी बीजेपी की अहम रणनीति माना जा रहा है। सम्राट चौधरी खुलकर नीतीश की आलोचना करते रहे हैं। जुलाई 2023 में विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान दोनों के बीच इतनी बहसबाजी हुई कि अपने साफा बांधने पर सम्राट चौधरी ने कह दिया था कि आपको मुख्यमंत्री पद से हटाना है इसलिए पहनते हैं सर, आपको सीएम पद से जब हटा देंगे तब पगड़ी उतारेंगे, इस काम के लिए आपका ही आशीर्वाद भी चाहिए, सम्राट चौधरी ने कहा था नीतीश कुमार से। अब यही सम्राट चौधरी साफा बांधकर नीतीश के डिप्टी हो गए हैं। कुशवाहा समुदाय से आते हैं आप। नीतीश कुमार की भी कुर्मी और कुशवाहा समुदाय के बीच ही अच्छी पकड़ मानी जाती है, यानी बीजेपी ने इसके जरिए उन्हीं के वोट में सेंधमारी करने की कोशिश की है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर सुशील मोदी को ही डिप्टी बनाना चाहते थे, लेकिन इस बार उनकी पसंद को तरजीह नहीं मिली। जातिगत जनगणना पर बीजेपी के रुख और डिप्टी सीएम बनने के सवाल को समझने के लिए हमने बात की अमिताभ श्रीवास्तव से। ये दोनों जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए क्योंकि जिन लोगों को चुना गया है, उन्होंने चुना है विजय कुमार सिन्हा को, उन्होंने चुना है सम्राट चौधरी को। इन दोनों लीडर्स में, इन दोनों का जो पास्ट बताता है कि ये दोनों नीतीश कुमार के बिटर क्रिटिक रह चुके। एक तो ये पॉइंट। दूसरा कि इन दोनों को अग्रेसिव लीडरशिप के रूप में जाना जाता है। पिछले जो 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे, वो दोनों बड़े डोसाइल थे यार, रेणु देवी थी और तारकिशोर प्रसाद थे। तो उनको लगा था कि भाई वो ऑल्सो रैन कैटेगरी में आते हैं, साथ साथ नीतीश कुमार के चलेंगे, एंड दे वर ऑलमोस्ट लाइक यस मैन।
बट ये जो दोनों लीडर हैं, ये दोनों अग्रेसिव हैं, एंटी बीजेपी, एंटी नीतीश कुमार उनका स्टैंड रहा है, बहुत प्रोनाउंस्ड रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे सम्राट चौधरी की बात आप करें, सम्राट चौधरी कुशवाहा लीडर हैं, और उनका जो कोर अलायंस है, जो कोर उनका अटेंशन रहेगा, वो कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक पर रहेगा, जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है। जो लव कुश की परिकल्पना बिहार में की गई है, कुर्मी और कुशवाहा, तो उसका कुशवाहा होता है, और कुशवाहा का जो वोट है वो 4.21% है, जो कुर्मी के वोट से ज्यादा है, राइट। तो अगर लव कुश करके एक सोशल अलायंस है, तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ जो पहले भी कुशवाहा वोटों पर अपना हक जता चुके हैं, उससे ज्यादा सम्राट चौधरी नाउ अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, बीजेपी के बड़े लीडर के रूप में उभरे हैं। तो एक तरह से वो लव कुश वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास डेफिनेटली करेंगे। और लोकसभा चुनाव तक जैसा मैं देखता हूं, ये लोग नीतीश कुमार के साथ अपनी बना के चलेंगे, सरकार में अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद मुझे लगता है कि इस सरकार में टेंशन बढ़ेगा, क्योंकि जहां तक बीजेपी को नीतीश कुमार की आवश्यकता का सवाल है, तो शायद वो लोकसभा चुनाव तक ही है। नीतीश कुमार को बीजेपी की आवश्यकता शायद उसके बाद भी हो। नीतीश कुमार जिस दिन एनडीए में शामिल हुए, इसके ठीक एक दिन बाद यानी 29 जनवरी को राहुल गांधी की यात्रा बिहार में दाखिल हुई। किशनगंज में राहुल ने जनसभा को संबोधित किया, लेकिन नीतीश कुमार पर कुछ नहीं बोले। लेकिन उनकी पार्टी के नेता नीतीश कुमार को गिरगिट बताने लगे। हमने नीतीश कुमार जी को भी कहा था, पर वो तो गिरगिट निकले। उन्होंने कल वहाँ सूत्रधार जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उन्होंने मुहूर्त ढूंढ निकाला कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में आज प्रवेश होने वाली है, तो 24 घंटे पहले हेडलाइन मैनेजमेंट करो और ड्रामा नचाओ। इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से नीतीश के खिलाफ बयानबाजी जारी है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नीतीश का पाला बदलना विपक्षी दलों के गठबंधन को अखर रहा है, क्योंकि नीतीश ने ही क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने की पहल की थी। अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार के एनडीए में जाने से महागठबंधन पर क्या असर पड़ सकता है। इसके जवाब में वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर ने बीबीसी को बताया, इंडिया गठबंधन के आधार को ही नीतीश ने खिसका दिया है। इसमें नीतीश के अलावा अन्य दलों की भी भूमिका है, जैसे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस। इन दोनों दलों ने अकेले ही चुनाव में जाने की घोषणा कर दी है। ऐसे में यह गठबंधन फिर से मजबूती नहीं हासिल कर पाएगा। ऐसे में जहां पर जो है उसे ही बचाने की कोशिश होगी, जैसे बिहार का महागठबंधन और महाराष्ट्र का गठबंधन। इन परिस्थितियों में क्षेत्रीय क्षत्रप भी अपनी ताकत बढ़ाना चाहेंगे और कांग्रेस पर दबाव बनाएंगे। मणिकांत ठाकुर कांग्रेस की एक चूक की ओर भी इशारा करते हैं। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस ने शुरू में ही नीतीश कुमार को इंडिया का संयोजक बना दिया होता और खुद को राज्यों में मजबूत करती, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। राजनीतिक घटनाक्रम पर हम आगे भी विश्लेषण करते रहेंगे। आज के दी ललन टॉप शो को हम यही विराम देते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।